स्वागत है दोस्तों आप लोगों का वनडे एग्ज़ाम पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ अथवा आदिवासी ऐसा समूह होता है जो विकास और सोपान के निचले स्तर पर होता है। इनका विकास जो होता है बहुत धीरे गति होता है। अभी बहुत से पुरानी सभ्यताओं को पकड़े हुए चल रहे हैं जो आदिमानवों की तरह जीते हैं। अभी बहुत से ऐसे समुदाय बचे हुए हैं। तो इनके अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह होता है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता और सामाजिक संगठन होता है। जनजातियाँ जो होती हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर बहुत ही सजग होती हैं। इन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता के ख़त्म होने का खतरा रहता है, इसलिए ये बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त भी बहुत कम करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ विदेशी पर्यटक गए थे, जिसमें से कुछ लोग एकाध की हत्या हो गई थी। यहाँ की जनजातियों ने कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को ऐसे कतई लोग पसंद नहीं जो आके उनकी संस्कृति में दखल अंदाजी करें। तो चलते बढ़ते मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में कुल 47 जनजाति पाई जाती हैं। सर्वाधिक संख्या अगर देखी जाए तो अलीराजपुर ज़िले में और सबसे कम भिंड ज़िले में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली जनजाति की। जनजाति है गोंड जनजाति। यहाँ पे जो प्रमुख जनजातियाँ होंगी उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गोंड जनजाति के बारे में बात करते हैं। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से यह जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पे जनजाति आती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों पर फैली हुई है, लेकिन नर्मदा के दोनों और विंध्य सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में इनका अधिक घनत्व देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल ज़िलों में यह जनजातियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के श्रेणियों के बीच में पड़ते हैं। उसके बाद नर्मदा के दोनों क्षेत्रों में पड़ते हैं। गोंड जनजाति की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। तो एक हिस्लोप एक व्यक्ति हुए, उनके अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुई है। तो एक गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई कोण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत, अर्थात यह जनजाति पहले पर्वतों पर निवास करती थी, इसलिए गोंड कहलाए। तो इसकी उत्पत्ति कोण शब्द से हुई है और कोण शब्द से ही गोंड बना है। कोण का अर्थ होता है कि पर्वतों पर निवास करने वाले, पर्वत होता था तो जनजाति पर्वत पर निवास करती थी, इसलिए इसको गोंड जनजाति नाम दिया गया है। इसकी गोंडों की उत्पत्ति बूढ़ादेव अर्थात महादेव से हुई बताई जाती है। बूढ़ादेव या अर्थात महादेव शंकर जी से भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। बढ़ते हैं आगे, शारीरिक बनावट देख लेते हैं। बहुत कुछ इसके खास नहीं है वैसे। काले रंग के होते हैं, रंग काला होता है, केस काले होते हैं, खड़े वाले नासिका होती है, मतलब नासिका जो होती है वो खड़े होती है, मतलब आगे की तरफ निकली सी हुई थी, भारी और बड़ी सी दिखाई देती है। गोलाकार सिर होते हैं, छोटे होंठ, सुगठित शरीर और मुंह चौड़ा इनका दिखाई देता है। इनके चेहरे पर बाल बहुत ही कम होते हैं, दाढ़ी मूछें नहीं रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों शरीर सुगठित होती है और अत्यधिक परिश्रमी किस्म के होते हैं। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पर थोड़ा। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है। लोहे का काम करने वाला वर्ग अंगारिया, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले प्रधान, पंडिताई या तांत्रिक क्रिया वाले ओझा कहलाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गोंड की अन्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप लोग अंगारिया हो गया और प्रधान और ओझा, ये तीन इनकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो कि अपने कर्म के आधार पर विभाजित होती हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, और इसे यह लोग दूर लौटावा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दूर लौटावा। मतलब कि अगर भाई का लड़का और बहन की लड़की है, आपस में विवाह कर सकते हैं। भाई का लड़का और बहन की लड़की कर सकते हैं, उसी तरह भाई की लड़की बहन का लड़का कर सकते हैं। मतलब आपसी विवाह इन लोगों में प्रचलित है।
उसे दूर लौटावा कहा जाता है। दूर लौटावा शब्द आ सकता है, क्या होता है, एक गोंड जनजाति की एक विवाह की पद्धति है, प्रथा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, जैसे प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, सोलहास आदि गोंड की उपजातियां। ये सभी अपने कर्म के आधार पर विभाजित होती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं भील जनजाति की तरफ। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी, भारत की तीसरी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति समूह मानी जाती है और भारत में तीसरे स्थान पर आती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में धार, झबुआ और पश्चिमी निमाड़ जिलों में इनका केंद्रीय देखने को आप लोगों को मिलता है। ये क्षेत्र वही हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र के पास में पड़ते हैं, सटे हुए हैं। यह प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति परिक्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में देख लेते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से हुई है। यह भी कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है। भिल्ल से अगर देखा जाए संस्कृत भाषा का शब्द है और बील आपका द्रविड़ भाषा शब्द है, दक्षिण भारत का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है धनुष। क्योंकि भील जनजाति जो होती है वो क्या कहती है, धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए इन्हें भील को क्या कहा गया, भील को भील कहा गया। ठीक है, इनका शारीरिक बनावट देख लेते हैं। इनका प्रोटोस्टलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये भील जनजाति। इनका कद छोटा होता है। इनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट के अंदर होती है। शरीर का रंग गहरे काला, घुंघराले बाल होते हैं, चपटी नाक होती है। जैसा गोंड की नाक निकली हुई होती है तो इनकी नाक कैसी होती है, चपटी होती है। चौड़ा चेहरा होता है, बड़े नथुने, गठा बदन आदि इस जनजाति की शारीरिक विशेषताओं में पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें भील प्रजाति के अंतर्गत आती है, प्रोटोस्टलाइट समूह के अंतर्गत आती है और इनका कद छोटा होता है। निवास स्थान के बारे में बात की जाए, यह प्रायः भ्रमण करते रहते हैं और यह लोग पहाड़ी स्थान, बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों के मकान में रहते हैं। झोपड़ी बना के रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बना के लोग वहीं पे निवास करते हैं। घर का आकार बड़े और खुले होते हैं। इनका निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखने को मिला है, भ्रमण करते हैं, उसके बाद फिर इनके जो मकान होते हैं वो मिट्टी खपरेल के होते हैं, जिसे फाल्या कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेशभूषा इनका देख लेते हैं। तो ये लोग लंगोटी और सिर पे साफा बांधते हैं। स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती हैं और स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन होते हैं। लाल रंग का स्त्रियों को लहंगा और ओढ़नी का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। यह शरीर पर गुदना गुदवाती है, मतलब गुदना गुदवाना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पैरों में गिलट, लोहे, चांदी या चांदी के मिश्र धातु के पायल वगैरह पहनते हैं। उसके बाद फिर आभूषण धारण करती, वहीं चांदी की बालियाँ पहनती हैं, लटकन, हाथ में कड़े, सिर पर चाकदार पगड़ी तथा हाथ और पाँव में लोहे या गिलट के कड़े पहनते हैं। भीलों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकारों से सजाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, बहुत ज़्यादा गया है तो कान में चांदी की बालियों तक गई हैं। चूँकि ये जनजाति समूह जो होते हैं इनके पास इतना धन नहीं होता है कि ये आप लोगों को सोने के आभूषण लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पास धन की कमी होती है। तो ये लोग गिलेट के या फिर चांदी के तक ही सीमित हो जाते हैं और इन लोगों का भी विकास उतनी तेज़ गति से नहीं हो पाया है जितनी तेज़ गति से होना चाहिए। ये लोग बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, भोजन की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति का प्रिय पदार्थ रबड़ी होता है। रबड़ी तो सबको पसंद होती है। उसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, लावा, कुरा, उड़द की बाली की दाल भी इनमें प्रचलित होती है। इसके अलावा ये मांसाहारी होते हैं। कौन? भील जनजाति समूह मांसाहारी होते हैं। मदिरा पान से विशेष लगाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मद्य पेय का सेवन करते हैं। ताड़ का पेड़ से ताड़ी निकालते हैं, उसका गर्मी की ऋतु में ये लोग उसको सेवन करते हैं। इसके अलावा मकई, जौ, महुआ आदि की कच्ची शराब बना के स्वयं भी पीते हैं तथा देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। तो इन लोगों में शराब बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है। इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है। ताड़ी पीते हैं, महुआ, मकई, जौ आदि के शराब बनाते हैं, कच्ची शराब तैयार करते हैं, उसके बाद उसे पीते हैं और देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं।
बढ़ते हैं आगे, बैगा जनजाति को इसके बाद देखते हैं। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति समूह में ये भी पाई जाती है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी आदि जिलों में पाई जाती है। तो बैगा जनजाति का निवास स्थान मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी जिलों में पाई जाती है। बैगा शब्द अनेकार्थी होते हैं। बैगा जाति के शब्द का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्य प्रदेश में गुनिया और का पर्याय है। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति होती है। यह बैगा को द्रविड़ प्रजाति का आदिम जाति कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि भील प्रोटोस्टलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं, वैसे ही बैगा यहाँ पे द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखती है और इनका क्षेत्र मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी में पाया जाता है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में देखें तो द्रविड़ प्रजाति की ये आदिम जनजातियाँ मानी जाती हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं अगर देखें तो इनकी नाक जो होती है वो चपटी होती है भीलों की तरह, लेकिन इनका कद अन्य जातियों की अपेक्षा कुछ लंबा होता है, बड़ा होता है। दीवारें और मिट्टी के मकान में रहते हैं। छत पे घास फूस डाल के लोग निवास करते हैं। काला रंग होता है, त्वचा शुष्क और रूखी होती है। आगे बढ़ते हैं, रहन सहन देख लेते हैं इनके। रहन सहन इनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वही लहंगा लंगोटी पहनते हैं। वस्त्र विन्यास में महिला शरीर पर केवल एक साड़ी धारण करती हैं। महिलाएं धोती भी पहनती हैं और उसी में अपने बच्चों को भी बांध लेती हैं। मतलब धोती पहनती हैं, साड़ी जिसे कहते हैं, और उसी में बच्चों को भी अपने ले लेती हैं। उसी से इन लोगों का अपना काम चलाती हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वनीय अंचलों में मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल जिलों की भैंस देही और चिचोली तहसील तथा हरदा, टिमरनी, खिरकिया तहसील और खंडवा के हरसूद, बुरहानपुर जिले के ग्राम में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति हैं। तो कोरकू जनजाति निवास कहाँ करती है? छिंदवाड़ा, बैतूल में निवास करती हैं। खिरकिया तहसील, खंडवा के हरसूद में, बुरहानपुर जिलों में निवास करती हैं। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश के अलावा ये महाराष्ट्र के अकोला, मेलघाट और कोसीता में भी कोरकू जनजाति समूह पाई जाती हैं। कोरकू जनजाति की शारीरिक बनावट अगर देखा जाए तो आंखें काली होती हैं और इनका रंग भी काला होता है। नाक चपटी होती है, नथुने फूले हुए, होंठ मोटे और चेहरा गोल होता है। इनका शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट होता है। इनके गालों पे हड्डियां ऊपर उठी हुई होती है। जो गाल होते हैं उस पे हड्डियां आपको उठी हुई दिखाई देंगी, जो इनकी एक विशेषता हो जाती है, क्योंकि अन्य जनजातियों में भी देखने को नहीं मिली। नाक चौड़ी होती है और यह निग्रो लोगों की तरह नहीं दिखाई देते हैं। नाक चौड़ी होती है, उसके बावजूद ये निग्रो लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि निग्रो प्रजाति जो होती है, जनजाति जो होती है, उनकी नाक भी चौड़ी होती है। इनका पहनावा देखें तो कोरकू का पहनावा बहुत ही साधारण होता है। पुरुष शरीर के ऊपर सूती बंडी मतलब बनियान एक धारण कर लेते हैं, कुर्ता डाल लेते हैं, कमर से घुटनों तक सफ़ेद धोती पहनते हैं। सिर पर 4-5 हाथ का अंगोछा या पगड़ी बांधते हैं। तो एक सिंपल सा पहनावा होता है। एक बनियान धारण करते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं और कमर से घुटने तक एक सफ़ेद धोती पहन लेते हैं। ठीक यही इनका पहनावा होता है और सिर पे एक क्या करते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं। एक गले में चांदी या कांसे अथवा तांबे का छोटा ताबीज़ धारण करते हैं। बच्चे प्रायः नग्न अवस्था में ही रहते हैं। सुविधाओं का अभाव ही ये दिखाता है कि बच्चे नग्न अवस्था में रहते हैं और ये लोग गले में पहनते हैं तो चांदी या फिर कांसे की एक ताबीज़ धारण करते हैं। कोरकू स्त्रियाँ रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल, गुलाबी रंग के लुगड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं या बदन ढकने के लिए रंग बिरंगी धोतियाँ भी पहनती हैं। लुगड़े और साड़ी के अंदर पहनने वाला एक कमीज टाइप का होता है, उसे पहनना पसंद करती हैं। लाल, पीले, हरे, काले रंग के मोतियों के बनी मूंगा की माला और पोत मालाएँ भी पहनती हैं। तो माला जो होती है इनकी लाल, पीले, हरे, काले रंग की मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों की मूंगों से बनी होती है। मूंगों की माला जो बनी होती है मूंगों की मोतियों से, उसकी बनी माला पहनती हैं। तो ये आप लोगों का कोरकू जनजाति से संबंधित था। बढ़ते हैं एक अलग दूसरी जनजाति की तरफ, वो है सहारिया जनजाति। आपको देखने को मिलेगी।
सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, बुंदेलखंड में निवास करती हैं। सहारिया जनजाति का घनत्व तो ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक होता है। यह एक तरह से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती हैं। सहारिया जनजाति कोलेरिया परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति हैं। कोलेरिया परिवार से संबंधित होती हैं। फारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है। क्योंकि ये लोग जंगलों में निवास करते थे इसलिए इन्हें सहारिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सहारिया जनजाति का नाम सहारिया क्यों पड़ा, चूँकि ये जंगलों में निवास करते थे और जंगल को शहर कहा जाता था तो शहर से इनका नाम पड़ गया सहारिया। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहारिया शब्द की उत्पत्ति साह प्लस हरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। इसका भी अर्थ देखा जाए तो एक तरह से जंगल में शेर होते थे तो लोग शेर के साथ ही रहते थे, इसलिए भी से साह प्लस हरिया शेर के साथ होने से इनका नाम सहारिया पड़ा। बहुत ही रोचक तथ्य आपको जानने को मिला होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता होगा। अगर आता है कि कौन सी जाति का नाम शेरों के साथ रहने की वजह से उनका नाम पड़ा, तो आप लोगों को सहारिया पे ध्यान देना है। शारीरिक बनावट। सहारिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम ऊंचा, रंग सांवला। इनके पहनावे पर राजस्थानी वेशभूषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। सहारिया पुरुष धोती, कमीज और साफा पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुगटा, पेटिया, सलूक पहनती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्री अपने शरीर को गुदाना पसंद करती हैं। तो अभी इससे पहले हमने जनजाति के बारे में बात की थी, बैगा जनजाति थी शायद, जो गुदना गुदाने में विश्वास रखती थी। उसके बाद फिर ये आ गई सहारिया जनजाति की स्त्रियां जो होती हैं शरीर पे गुदना गुदवाना पसंद करती हैं। बढ़ते हैं एक अंतिम जनजाति की ओर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति के बारे में देखते हैं। एक गोंडों की एक उप जनजाति के रूप में मानी जाती हैं। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल जिलों में पाई जाती हैं। अगरिता लोगों का प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्ठी में माना जाता है। अपने देवता को काली मुर्गी भेंट में चढ़ाते हैं। तो अगर आता है लोहासुर किनके देवता हैं, तो लोहासुर अगरिया जनजाति के देवता हैं। और ये लोग अपने देवता को खुश करने के लिए उन्हें काले मुर्गे को भेंट चढ़ाते हैं, मतलब काले मुर्गे की बलि देते हैं। मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन और फागुन माह में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है। तो जो फागुन माह में लोग पूजा करते हैं उन यंत्रों की, जिससे लोहा गलाया जाता है। उसके आखिर इन जनजाति में सुअर का मांस विशिष्ट चाव से खाया जाता है। गुदवे गुदवाने का खास रिवाज है। विवाह में वधू शुल्क का प्रचलन होता है, मतलब वधू शुल्क दिया जाता है। दहेज प्रथा एक तरह से देखा जा सकता है यहाँ पे। वह किसी भी सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को संपन्न हो सकता है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृत है। अगरिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका उपयोग शुभ माना जाता है। जिस तरह प्राचीन काल में या असुर जनजाति कोलों के क्षेत्रों में लोहार का कार्य संपन्न करते रहे, उसी भांति अगरिया गोंडों के क्षेत्रों में आदिवासी लोहार हैं। ये मतलब जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो असुर जनजाति के कोलों के क्षेत्र में लोहार का कार्य संपन्न करते थे, उसी तरह अगरिया गोंडों के क्षेत्र में आदिवासी लोहार हैं। ठीक है, मतलब लोहार का काम इन लोगों के में जाना जाता है। असुरा और अगरिया दोनों ही जनजाति ने आर्यों के आने के पूर्व भी लोहा गलाने का राज जान लिया था। जब भारत में आर्य नहीं आए थे उससे पहले ही अगरिया जनजाति के लोग लोहा गलाना जानते थे। अगरिता प्राचीन काल से ही लौह अयस्क को साफ कर लौह धातु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से ये लोग लोहे का ज्ञान है इन लोगों को, लोहा कैसे गलाते हैं। उसके बाद इनके बाद ही आर्यों को ये चीज़ें पता चल पाई हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अन्य जनजातियों के बारे में। ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा इनके बारे में, बस थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहला है कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में देखते हैं। निवास स्थान इनका देख लेते हैं। तो कैमूर श्रेणियों में निवास करते हैं।
रीवा को अपनी रियासत बताते हैं लोग, मतलब अपने को रजवाड़े ख़ानदान से कोल जनजाति रिलेट करती है। यह रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। निवास स्थान इम्पॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो ध्यान देने लायक है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी और जबलपुर में ये लोग निवास करते हैं। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। जो मूल स्थान है कुराली को माना जाता है, जो बर्दी राजा क्षेत्र में स्थित है। यह जनजाति मुंडारी और कोल वर्ग की उप जनजाति है। तो कोल वर्ग की या मुंडारी जनजाति की एक उपवर्ग मानी जाती है कोल जनजाति, और यह आस्ट्रिक जनजाति समूह से संबंधित होती है। बढ़ते हैं आगे, परधी जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। परधी जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। परधी जनजातियों में आखेट विशेष रूप से पाया जाता है, तो आखेट के कारण ही इनका नाम परधी पड़ा। परधी शब्द एक मराठा शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है, जिसका अर्थ आखेट होता है, उसी से इनका नाम पड़ा। ये आखेट करती हैं, बहलिया वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इनके कुछ उपजातियाँ देख लेते हैं। तो एक है भील पारधी, एक है चीता पारधी, गोसाई पारधी, बंदरवाला, फांस पारधी, टाकनकर, टाकिया, सीसा का तेल वाले पारधी, मतलब अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। भील पारधी, चीता, गोसाई, बंदरवाला, फांस, टाकनकर आदि, लंगोटी, शीशी आदि पाए जाते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे सबको थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।